देखिए आज का जो हमारा कंसर्न है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस बात के लिए होगा कि हम लोग oogenesis प्रोसेस को पढ़े। oogenesis जो प्रोसेस पढ़े उसमें समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने लगभग इस बात को समझने का भरपूर प्रयास किया। ये जो oogonia है, क्या है ये oogonia? डिवाइड करते रहते हैं निरंतर, और डिवाइड करने माइटोसिस प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हुए होता क्या है कि ये अपने ही जैसे स्ट्रक्चर को बनाने लगता है, अपने ही जैसे स्ट्रक्चर को बनाने लगते हैं। तो समझना ये पड़ेगा कि जब अपने ही जैसे स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो होगा क्या कि पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि 6 से 8 सप्ताह का अगर कोई फीटस है, 6 से 8 सप्ताह का अगर है, तो वहां पर जो oogonia है लगातार डिवाइड करके अपने ही जैसे oogonia का फॉर्मेशन करने लगते हैं। और होता यह है कि 20 वीक्स तक आते ठीक है, 20 वीक्स तक आते इनकी संख्या लगभग कितनी हो जाती है? 6 से 7 महीने हो जाती है। इस बात को हम पहले भी पढ़े और हम ये बात को समझेंगे कि जैसे ही बर्थ का समय आता है, जैसे ही बर्थ का टाइम, एट द टाइम ऑफ बर्थ हम कह लेंगे, इनकी संख्या आफ्टर डिवीजन डिफरेंशिएट करके ये कितने पे रह जाते हैं? 2 मिलियन तक रह जाते हैं। इस बात को हम लोग पहले से भी पढ़े हैं। और दूसरा बात ये भी समझना पड़ेगा कि हम लोग एक चीज जान चुके हैं कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इनकी संख्या लगभग 60,000 से 80,000 के अप्रॉक्स रहती है। ठीक है, तो हम लोग ईच ओवरी में बात की है। क्या बात की है? ईच ओवरी में प्राइमरी oocytes की जो संख्या है वो 60 to 80,000 देखने को मिलेगी। अब आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि ये जो प्राइमरी oocytes हैं वो oogonia डिफरेंशिएट करते हुए अपने आप को टर्मिनेट किए, ठीक है, इसमें प्राइमरी oocytes के रूप में। समझ में आ रही है? और धीरे धीरे क्या होता है कि यहां से हम लोग एक चीज सीख पाए थे कि प्राइमरी oocytes अब होगा ये कि चाहेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट करे। किसमें चाहेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। लेकिन समझना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी बात होगा कि ये होता यूं है कि जैसे ही ये चाहता तो है कि प्राइमरी oocytes मेंस्ट्रुअल साइकिल के पार्टिसिपेट करें, लेकिन ये इनिशियल स्टेज में आकर के अरेस्टेड हो जाते हैं। किसमें? मियोसिस 1 के लैक्टोटिक स्टेज में अरेस्टेड हो जाते हैं। इस बात को भी हम लोग समझे। जब ये अरेस्टेड होते हैं तो इसी दौरान होता क्या है कि एक स्मॉल पोलर बॉडी के रूप में बाहर निकलता है और वहां पर आगे चल करके एक न्यू स्ट्रक्चर जो देखते हैं वहां पर सेकेंडरी oocytes का भी फॉर्मेशन होता है। इसी दौरान हम लोग ये भी समझ पाएंगे कि उस दौरान भी एक पोलर बॉडी बनेंगे और धीरे धीरे क्या होता है कि ये इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो धीरे धीरे स्प्लिट करना स्टार्ट करते हैं और वेट करते हैं। स्प्लिट कब करेंगे? जब इनके पास होता है कि सेकेंडरी oocytes आगे अपना मियोसिस को कंप्लीट नहीं करेगा। क्यों नहीं कंप्लीट करेगा? आपको समझना पड़ेगा। कंप्लीट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसके पास अपना सेंट्रियोल है नहीं। अब जब सेंट्रियोल है नहीं तो कहां से इसकी मियोसिस कंप्लीट होगी? अब तो हो गई। तो ये होता क्या है? मेटाफेज के स्टेज 2 में, मियोसिस 2 में आकर के स्टे कर जाता है और वेट करता है स्पर्म क्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस स्पर्म के पास क्या है? सेंट्रियोल है उसके नेक में, और वो जाकर के फिर तो सेकेंडरी oocytes को मिलता है। तो हम देख पाते हैं यहाँ पर कि सेकेंडरी oocytes जो ये बन रहा है, सेकेंडरी oocytes जो ये रिलीज होगा, कैसे क्या होगा, कब फॉलिकल्स बने, कब प्राइमरी oocytes मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होता है, कितने फॉलिकल्स बन रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर, हम लोग उस चीज को समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। आपको स्टार्टिंग के स्टेज में बताए थे कि यहाँ पर इस ओवरी के अंदर आप देखिए, जैसे यहाँ पर बताए थे कि ये बहुत सारा जो यहाँ पर जो मतलब कह सकते हैं कि जो प्राइमरी oocytes जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इनमें से इनकी संख्या जो है कि 24 में 60 to 80,000 होने की वजह से इनमें से कोई केवल 400 ही लिए जाएंगे और वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनको तैयार करेंगे किसके लिए? मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने के लिए। लेकिन इनमें भी एक चीज होगा क्या? इनमें से केवल एक को ही मौका मिल पाता है और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को मतलब प्रोसेस कर पाते हैं। तो समझना पड़ेगा कि ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे और अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और फाइनली एक समय ऐसा आता है कि ये स्टॉप भी हो जाते हैं।
आप एक बात और समझिएगा कि जब ये डिवाइड कर रहे होते हैं तो अगर एक बार स्टॉप हो गए तो इनके पास अलग से कुछ भी जो है oocytes को फर्दर ऐड नहीं किया जा सकता है और उसके बाद नहीं पहुंच पाते हैं 6 to 7 मिलियन। ठीक है, 20 वीक ऑफ फीटस के बाद इनके अंदर क्या होता है कि आगे इनमें फर्दर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए हम ये बात समझाना चाह रहे हैं कि अगर हमारा ये जो फीटस 20 वीक्स का आ गया है और एट द टाइम ऑफ बर्थ केवल ये रह जाता है कि 2 मिलियन तक ही हमारे वो प्राइमरी oocytes जो है वो बेसिकली हमको कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये oogonia अलग से ऐड नहीं हुआ, इनकी संख्या कितनी रह जाती है, इनकी संख्या रह जाती है लगभग 2 मिलियन। और ये टर्मिनेट जो कर रहे हैं प्राइमरी ये जो oogonia है वो अपने आप को बदले हैं प्राइमरी oocytes के फॉर्म में। तो समझना पड़ेगा कि जो प्राइमरी oocytes जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर oogonia डिफरेंशिएट कर लिया है, किसमें अपने आप को प्राइमरी oocytes के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर लिया है, बदला है। लेकिन आप एक बात और थोड़ा ध्यान रखिए कि इन प्राइमरी oocytes को आपको ये समझना पड़ेगा कि इनको आगे मूव करने के लिए इनके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होना बहुत जरूरी है, प्रोटेक्टिव लेयर होना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए होता यूं है कि ये जो देख पा रहे हैं ये जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल देख पा रहे हैं, ये फॉलिकल्स यहाँ जो बन रहा है ये इसके ऊपर बन रहा है। ये समझिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये प्राइमरी oocytes है। क्या है? प्राइमरी oocytes। आप देखिए इसके बाहर एक लेयर बनना स्टार्ट हो रहा है, इसके बाहर क्या हो रहा है? लेयर बनना स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ग्रैन्युलोसा सेल्स के रूप में हम आगे चलकर उसको देखेंगे। आप समझिएगा कि यहाँ पर अब होगा यूं कि इनमें से इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में से किसी एक को मौका मिलेगा कि आप आगे चल करके मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। ठीक है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कई ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स देख पा रहे हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे और इनमें से कोई एक पार्टिसिपेट कर लेगा। ठीक है, और इसी दौरान क्या है FSH एंड LH की एक्टिविटी को भी आप देख पाइएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी oocytes जो आया है इसके ऊपर एक कवरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसे क्या बोल रहे हैं? यहाँ प्राइमरी फॉलिकल्स के रूप में डेवलपमेंट को देख पा रहे हैं, जिसे क्या बोला गया? ग्रैन्युलोसा सेल्स कह रहे हैं। क्या करें? ग्रैन्युलोसा सेल्स। ये आगे चल करके होगा ये कि जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी इनके अंदर कुछ बदलाव होंगे, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और एक कैविटी के रूप में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है इस प्राइमरी oocytes के एरिया, जिसे आप क्या बोल रहे हैं? एंट्रम बोल रहे हैं। ये एंट्रम एक्चुअली क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। धीरे धीरे होता यूं है कि अगर ये जो आप देख पा रहे हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये इनके किनारे क्या होता है? एक थीका, एक डेवलपमेंट स्टार्ट होती है एक लेयर की स्टार्ट डेवलपमेंट बनना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर एक लेयर की डेवलपमेंट होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? थीका। क्या बोल रहे हैं? थीका। और यहाँ पर अब जो आप देख पा रहे हैं यहाँ प्राइमरी फॉलिकल्स की, अब इसका नाम बदल करके क्या हो गया? सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। आपको थोड़ा एक बात और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी तक जो यहाँ पर इस एंट्रम के बनने के बाद भी यहाँ पर इसका जो नाम है आप इसको अभी ये समझ लीजिए कि अभी भी ये क्या है? प्राइमरी oocytes ही है इनका नाम। क्लियर है? आप थोड़ा आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे अब ये थीका का जो डेवलपमेंट होने के बाद ये जो लेयर बने हैं, अब ये थीका अपने आप में क्या होंगे? मतलब 2 लेयर देखने को मिलेगा। ये थीका अपने आप मतलब आगे बढ़ाएंगे इस रूप में ये 2 फॉर्म में डेवलप हो जाएंगे। एक हो जाएगा थीका एक्सटर्नल, एक कवरिंग बनाएगा, और एक अंदर का लेयर बनेगा थीका इंटरनल। इसी दौरान हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है इसके बाहर की कवरिंग को क्या बोला गया? थीका एक्सटर्नल, और इसके अंदर के लेयर को क्या बोला गया? थीका इंटरनल। इसी दौरान हम ये देख पाते हैं कि कुछ सेल्स के डिजेनरेशन की वजह से अब ये एंट्रम क्या होगा? पूरी तरह से अपने बड़े शेप में देखने को मिलने लगेगा, जो कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। और इसी दौरान समझिएगा कि यहाँ पर मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और अब इसका नाम जो हो गया, इस जो प्राइमरी oocytes है अब अपने आप में अभी प्राइमरी oocytes नहीं रहे, अब इसका नाम हो चुका है सेकेंडरी oocytes। समझना पड़ेगा इस बात को बालक कि ध्यान समझिएगा। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कैविटी,
इस कैविटी, इस सेल्स के जो ग्रैनुलोसा सेल्स जो आप देख पा रहे हैं, इस एंट्रम के जस्ट किनारे जाकर के अपने आप को क्या किया है, सेटअप कर लिया है। ये जो सेकेंडरी ओसाइट्स क्या है, मतलब इसके दीवार से लगे हुए हैं। और अब इस फॉलिकल्स का नाम, जब ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में अपने आप को एक लेयर बनाने के बाद अब इसका नाम इस फॉलिकल्स का हो गया टर्शियरी फॉलिकल्स। आप थोड़ा और भी ध्यान दीजिएगा। अब होगा ये देखिए, आपको इस बात का और भी जानकारी रखना पड़ेगा कि देखिए जब ये थीका एक्सटर्ना और इंटरना बन रहा है तो हम लोग ये इस फॉलिकल्स को फाइनली हम कह सकते हैं इस ग्राफियन फॉलिकल्स है। और यहां पर अब इस सेकेंडरी oocytes के इर्द गिर्द एक लेयर तैयार हो रही होती है जिसका नाम कहते हैं हम लोग क्या, ज़ोना पेल्लुसिडा। क्या बोलेंगे, ज़ोना पेल्लुसिडा। आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, जब देख पाइएगा कि ये कैविटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस तरीके से समझेंगे कि अब हम ये कहना चाहते हैं कि यहां पर तो मियोसिस मंथ कंप्लीट हो गई है, यहां पर तो मियोसिस मंथ कंप्लीट हो गई, ठीक, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, इनका नाम अब बदल करके सेकेंडरी oocytes हो गया है। इसी दौरान अब इनके पास ये फर्दर जो है अभी तक अपने आप को प्रॉपर एग में बदल नहीं पाएंगे, फोटो में बदल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास ना, अभी ये समझिएगा, इनके पास डिवीजन करने के लिए सेंट्रियोल नहीं है, सेंट्रियोल इनके पास नहीं है। तो सेंट्रियोल के लिए जब तक वेटिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी जो सेकेंडरी oocytes है अभी तक अरेस्टेड है। कहां पर अरेस्टेड है, मेटाफेज 2 में, जो मियोसिस 2 में, मेटाफेज 2 में अभी तक अरेस्टेड है और वेट करता रहता है स्पर्म के आने का, स्पर्म के आने का वेट करेगा। क्योंकि उस स्पर्म के पास क्या है, मतलब यहाँ तो सेंट्रियोल तो है नहीं, तो ये स्पर्म का वेट करता है कि ये स्पर्म अपने नेक रीजन से यहाँ पर इस ज़ोना पेल्लुसिडा के लेयर को डिसॉल्व करता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो एक्रोसोम बना है एक्चुअली ये डिराइव होते हैं गोल्गी बॉडी से। क्या होते हैं, गोल्गी बॉडी से। आपको क्लास 11th में जो बताए थे, ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां जो एक्रोसोम जो है वो डिराइव है गोल्गी बॉडी से। और जब आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो पैकेजिंग होती है लाइसोसोम्स के फॉर्म, तो वहां पर ये यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के रूप में देखने को मिलता है। तो ये मेम्ब्रेन, ये लेयर डिसॉल्व करने लगता है कौन, एक्रोसोम, कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी की वजह से। आप देखेंगे कि ये नेक के रीजन में जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, यहाँ इस जगह पे पहुंचता है, तो आगे का प्रोसेस इसका जो मियोसिस 2 है वो फाइनली कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि जब तक स्पर्म नहीं आई है, तब तक तो यहाँ पर इनका मेटाफेज 2 कंप्लीट नहीं होगा। समझ रहे आप इसको? और इसको जब तक जैसे ही यहाँ पर स्पर्म का सेंट्रियोल इंटर करता है इसमें, तो हम कह सकते हैं कि फर्दर जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। और ये कह सकते हैं कि मियोसिस 2 जो यहाँ पर अरेस्टेड थी, अब यहाँ पर जाकर के मियोसिस 2 कंप्लीट होगी। तो अब इसको एक ही समझ सकते हैं कि हमने यहाँ लिखा कि सेकेंडरी oocytes तो है, सेकेंडरी oocytes है, लेकिन अब ये जो है इंतजार कर रहे होते हैं सेंट्रियोल का, जो कि स्पर्म के से आएंगे। और अभी तक क्योंकि बिना अभी ये जो है ना, इसको तक प्रॉपर एक नहीं कहा गया है, और जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये स्पर्म आ जाता है, अपना सेंट्रियोल आगे इनके अंदर मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके आगे प्रोसीड करता है, तो फर्दर इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये प्रोसेस आगे चल करके एक अलग रूप में देखने को मिलेगी, जहां पर हम देख पाएंगे कि फर्दर जो डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। लेकिन आप एक चीज समझिए, थोड़ा सा अच्छा तरीके से उसको जनरल भाषा में कहेंगे तो यूं नहीं कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये जो सर्व सेल है, अगर एक नॉर्मल तरीके से हम इसको समझें कि अगर ये प्राइमोरियल सर्व सेल है जो डिवाइड करते करते अपनी संख्या बढ़ा रहा है और एक समय के बाद स्टे कर गया, एक समय के बाद क्या होता है, स्टे कर गया, इसमें अलग से फिर कुछ भी डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगी। और ये करेंगे क्या, अपने आप को प्राइमरी oocytes में बदलते हैं और धीरे धीरे आगे के प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। लेकिन इसी दौरान आप देखिएगा कि यहाँ पर जो हम आपको पहले भी पढ़ाए, जो प्राइमरी oocytes जो ज्यादा हेल्दी है, वो बेसिकली कह सकते हैं कि वो पार्टिसिपेट सिर्फ वहां पर चाइल्ड कंसीव करने में भी वो बहुत ज्यादा अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। क्योंकि वो क्या है, न्यू, कहते हैं कि बहुत यंग प्राइमरी oocytes है, ठीक है।
तो इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो 60,000 से 80,000 में से 400 को पिक किया गया और किसी एक को मौके मिला था, वो आगे चलकर के प्राइमरी साइट्स अपने इर्द गिर्द कवरिंग बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम ग्रैनुलोसाइट्स बोले, और धीरे धीरे प्राइमरी साइट्स के अंदर बहुत सारा लेयर बनना स्टार्ट हुआ। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर एक थीका का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और उसके साथ ही साथ एक कैविटी बनना स्टार्ट हुई, यहाँ पर कहेंगे एंट्रम, और इसका नाम मतलब क्या गया, सेकेंडरी फॉलिकल्स। और ये सेकेंडरी फॉलिकल्स फर्दर हम कह सकते हैं कि अपने ऊपर बाहर एक लेयर और बनाना स्टार्ट करता है, डिवाइड करते हैं ये थीका अपने दो भागों में, जिससे हम थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल, और इसका नाम प्राइमरी साइट्स न रख करके सेकेंडरी साइट्स हो गया। और अब ये फॉलिकल्स अपने आप को टर्शियरी फॉलिकल्स रूप में देखा जाने लगा। अब आप यहाँ पर समझिएगा कि इसी तरह मियोसिस 1 भी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इनको मौका मिल चुका है, क्योंकि वहां पर जो मियोसिस 1 लेप्टोप्रिंसिपल जो वहां पर अरेस्टेड थे, अब तो ये आगे बढ़ चुके हैं ना, अब तो आगे बढ़ जाने की वजह से इनको मौका आगे मिला। और अब धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पर एक लेयर तरीके से बनना स्टार्ट हो गया, और ये जोना पेरिसोडाटा में धीरे धीरे करता क्या है कि कैविटी जो यहाँ पर जो बड़ी सी बनी है, यहाँ पर इसके प्राइमरी साइट्स अपने इर्द गिर्द करते ये है कि एक लेयर भी बनाना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि वेट कर रहा होता है कि स्पर्म आएगा, अपना सेंट्रियोल देगा, और धीरे धीरे फिर आगे के प्रोसेस को हम लोग आगे मूव कर पाएंगे। इस तरह से आप देख पाए हैं कि उस जेनेसिस प्रक्रिया के दौरान गैमेट्स के फॉर्मेशन में कैसे ये बेसिकली हम लोग पूरे तरीके से फॉलिकुलर डेवलपमेंट को देख पाए हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस।